तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आप लोग में से जो लोग ज़्यादा उम्र के होंगे उनकी तो बात छोड़िए, जो अभी 20, 25, 30 साल के होंगे उनको भी याद होगा। और अपने बचपन से अगर मैं रिलेट करूं तो एक बार मैं अपने मामा के घर गया था और इत्तेफाक देखिए कि 3 दिनों तक मैं अपने मामा के घर खाना खा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे मामा के घर के सामने जो मामा रहते थे उनके परिवार के, ख़ानदान के या फिर पड़ोसी, पहले दिन जब उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ तो उस पूरे गांव का दुलारा भांजा, और ऐसा सबके साथ हुआ, तो उन्होंने अपने घर इनविटेशन दिया कि आज आना है। तो उस दिन उनके घर गया। उसके बाद एक गांव में नानी लगती थी, उन्होंने अगले दिन बुला लिया, उनके घर गया। एक और घर था, उनके घर गया। और टोटल 3 दिनों तक ऐसे ही घूम घूम के मैं खूब खाया। और खाने के बाद चौथे दिन मेरी मामी जब नाराज़ होने लगी कि तुम आए मेरे यहाँ हो, मेरी मम्मी से भी उन्होंने कहा कि दीदी आप यहाँ आई हैं तो यहाँ ही एक दिन खाइए। तब जाके चौथे दिन मैं अपने मामा के घर खाना खाया। सेम चीज़ मेरे घर पे हुई। जब मेरे फूफा आए थे तो अलग अलग लोगों ने, जो मेरे पड़ोसी हैं, जो चाचा जी लगते हैं, जो ताऊ जी लगते हैं, एक तो पंडित जी का घर है, उनके घर, उन तमाम लोगों ने 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक उनकी खूब आवभगत की। शाम को किसी के घर वो कुछ मटर खा रहे हैं, किसी के घर पोहा बना है वो खा रहे हैं। यानी नाश्ता उन्होंने कायदे से हमारे घर कभी किया ही नहीं, और सुबह ही आते उनको लेके अपने साथ जाते। लेकिन पिछले कई सालों से ये तमाम चीज़ें विलुप्त हैं। लोग अपने पड़ोसी को तो छोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी तवज्जो नहीं देते। अगर भाई के ससुराल से कोई आया है तो भाई ही उसे जानेगा, मैं नहीं जानूंगा। और हिंदुस्तान की जब ये हाल है तो विदेशों का क्या हाल होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में ऐसी ऐसी अफसोसनाक खबरें भी आती हैं, जिसे जब सुनने को मिलता है, जब जानने को मिलता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये चीज़ें हो क्या रही। और आज की कहानी वास्तव में इस तमाम जो इमारत रूपी जंगल है, उसमें जो जानवर रूपी इंसान हम लोग रह रहे हैं, उनकी तरक्की का एक ऐसा घटिया नमूना है जो वास्तव में अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू ला देगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही और हमने तरक्की क्या इसलिए की। तो क्या है पूरी कहानी, आपके सामने हाजिर है। दरअसल इंग्लैंड में बेहद मशहूर एक जगह लंदन, और इसी लंदन में 5 साल 1965 की एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे लॉरेंस, मूल रूप से वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले। उनकी शादी एक महिला से होती है, महिला इत्तेफाक से इंडियन। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद इन दोनों की 5 बेटियां हुई। अब जब 5 बेटी हुई तो जो आखिरी बेटी पैदा हुई, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर साल 1965, और इस लड़की का जो नाम इन्होंने रखा वो था जोयस कार्ल विंसेंट। अब जो जोयस थी अपने घर में सबसे छोटी, थोड़ी सी जैसे 2-3 साल की होती है, तभी अचानक से उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब 2-3 साल की बच्ची, माँ की मौत, माँ का आंचल छिन गया। अब बच्ची पले पोसे कैसे। बहरहाल 4 जो बहनें थी उसमें से एक बहन काफ़ी बड़ी थी और लगभग लड़कियाँ इससे काफ़ी बड़ी थी। तो काफ़ी बहनों में प्यार था, तो उन्होंने फिर पालने पोसने का जिम्मा उठाया। ठीक ठाक तरीके से अपनी उस बहन को, छोटी सी बच्ची को, जोयस को पाला पोसा, उसकी परवरिश की। धीरे धीरे जो बिटिया थी थोड़ी सी बड़ी हुई। लेकिन इसी दौरान जो लॉरेंस था उसने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी लेने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को फिर से एक बार मुकम्मल करने की सोची। एक दूसरी महिला से उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद जब वो महिला इस घर में आती है, घर में 5 लड़कियां पहले से, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उस महिला को पसंद नहीं आती। इधर लॉरेंस भी अपनी उस नई नबेली बहू, नई नबेली बीवी के पीछे परेशान। उसको खुश करने के लिए हर वो संभव बात मानता जो वो बोलती। तो कुछ टाइम तक तो परिवार एक साथ रहा, लेकिन अंत में उस महिला ने बोल दिया कि अगर मुझे अपने साथ रखना चाह रहे हो तो इन बच्चियों को यहाँ से हटाओ। लॉरेंस भी अपनी नई बीवी की बातों को सुनता है। सुनने के बाद इन बच्चियों से कहता है कि तुम लोग अपना अपना देख लो। अब बाकी बच्चियाँ जो चारों थी वो तो थोड़ी सी उम्रदराज थी, एक आध की तब तक शादी भी हो गई थी। लेकिन जो बाकी छोटी वाली थी, जिसका नाम था जोयस कार्ल विंसेंट, इतनी छोटी थी कि वो अपनी परवरिश करे कैसे। बहरहाल बाकी जो चारों बहनें थी उन्होंने ठाना कि अब इसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊंगी। उसके बाद उन्होंने इसका एडमिशन करवाया एक स्कूल में। स्कूल में भी पढ़ने में बेहद अच्छी, जिस उम्मीद के साथ परिवार में बहनों ने आगे बढ़ाने का फैसला किया, उन उम्मीदों पे जो जोयस थी खरी उतरी। खरी उतरने के बाद स्कूलिंग अच्छे से की,
कॉलेज में गई, कॉलेज भी उसने ठीक ठाक तरीके से किया, ठीक ठाक डिग्री उसके पास हो गई। इधर बहनें भी बड़ी हो गई, बहनों ने भी अपनी अपनी शादी कर ली, अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। माँ का जो आंचल था वो पहले ही जा चुका था, पिता भी दूसरी शादी कर चुका था, बेटियों से कोई मतलब उसे था नहीं। इधर एक एक करके बहनों की भी जब शादी हो गई तो जो जोयस थी अब अपने घर में अकेले। अब अकेले करे क्या, तब तक बड़ी भी हो चुकी थी, तो उसे लगा कि अब चलते हैं कहीं छोटी मोटी नौकरी करते हैं। तो साल 1995 के आसपास वो अपने घर से निकलती है और अलग अलग जगहों पे नौकरी करने लगती है। ठीक ठाक अकाउंटेंसी में जाती है, वहाँ पे छोटी मोटी पगार पे वहाँ पे जॉब करती है। जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस जब उसे होता है तो एक दूसरी जगह जाती है, वहाँ जॉब करती है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे जो जोयस थी जॉब करती रही, ठीक ठाक पैसे कमा रही थी, लेकिन अब न माँ न बाप न भाई न बहन, तो फिर उस कमाई का उसके जीवन में कोई मतलब नहीं निकला। एक दो जगह उसने और जॉब की, वहाँ सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन तब तक इसके ऊपर अकेलापन इतना हावी हो चुका था कि इतनी ब्रिलियंट लड़की होने के बावजूद जो जोयस थी उसे काम में मन लग नहीं रहा था। उसे लगा कि बहुत पैसे आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आखिर इन पैसों का मैं करूँगी क्या? न मेरे पास कोई है, न मेरी खुशी में कोई खुश होने वाला, न मेरे गम में कोई दुखी होने वाला। मेरी ज़िंदगी में तन्हापन, अकेलापन, पैसे कमाओ, घर पे आओ, खाना बनाओ, सो जाओ खा के, फिर अगले दिन वही गधा मजदूरी करो। तो ये तमाम चीज़ें जब इसके जहन में आने लगी और बचपन की जो बुरी यादें थी कि माँ का छोड़ के जाना और पिता का ऐसा गंदा बर्ताव करना, तो कहीं ना कहीं जो जोयस थी उसके ऊपर ये चीज़ें अब असर करने लगी। अब वो लगातार अलग अलग जगहों पे जॉब बदलती रही। वक्त भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे चीज़ें भी समय के साथ बदली। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की डिमांड्स होने लगी। कुछ ऐसे लोग थे उनके वर्क कौशल का फिर कदर होना बंद हुआ। साल 2000 आते आते जो जोयस थी वो पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में कैद हो चुकी थी। ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड बना, ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी आई। इधर इसकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, इसे अस्थमा हो गया। अब जब अस्थमा हुआ तो उसके भी इलाज में भी पैसे लगने लगे। तब दिन भर ये पैसे कमाए, नौकरी करे, जो कुछ पैसे मिले उससे बस अपनी दवा कराए, फिर खाने बनाए, खाना बना के खाए, सो जाए, रूम का रेंट दे, फिर अगले दिन जाए। यही चीज़ें जब इसकी चलने लगी तो कहीं ना कहीं उसे अब कमी खलने लगी कि काश मेरा कोई होता। अब ये कमी जब जोयस को खली तो फिर जोयस के जहन में एक और चीज़ आई कि न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, घरेलू हिंसा हुई, ऐसी लड़कियां जिनको उनके माँ बाप ने निकाल दिया, ऐसे बच्चे जो लावारिश हैं, ऐसे बच्चों को कई जगह ऐसा है कि कपड़े भी नसीब नहीं है, ठंडियों में ठिठुर के मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस वाले भी लाश को कहीं ठिकाने लगा देते हैं, कायदे से अंतिम संस्कार तक नहीं होता। तो क्यों ना अब उन बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। जो दर्द, जो तकलीफ़ मैंने झेली, वो तकलीफ़ में अगर कोई हो तो अगर कुछ उसके लिए कर सकूँ तो मैं करूँ। लिहाजा जो जोयस थी अब एक एनजीओ से जुड़ती है। जुड़ने के बाद अब उस एनजीओ में काम करती है। काम करने के साथ साथ अब एक सेवा भी देती है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। ये तमाम चीज़ें चलती रही। साल 2001 आ गया। जोयस अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह अकेली, न इसका कोई दोस्त, न कोई साथी, न हमसफ़र। इसी दौरान जब अस्थमा की बीमारी इसके ऊपर हावी होने लगी तो हावी होने के साथ साथ साल 2001 में जब इसे लगा कि अब दवाओं के लिए पैसे सच में ज़रूरी हैं तो फिर इसने एक होटल में काम करने का फ़ैसला किया। अब साल 2001 में इसने होटल में एक सफाई कर्मी के रूप में जॉब कर ली और होटल के जस्ट बगल एक जगह लगती है, ब्रुड ग्रीन शॉपिंग सेंटर। इसी ब्रुड ग्रीन शॉपिंग सेंटर में ये आती है और आने के बाद एक किराए का कमरा लेती है। और ये किराए का कमरा ऐसे जगह पे था जहाँ पे शायद कोई इज़्ज़तदार इंसान किराए का कमरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ ड्रग पैडलर्स, ड्रग एडिक्टेड, प्रोस्टिट्यूट्स, यही तमाम लोग रहती थी। आलम ऐसा था कि इस पूरी बिल्डिंग में ना कभी शांति हुई, ना ही कोई शांत स्वभाव का आदमी रह सकता था। केवल ऐसे ही लोग रह सकते थे जो बेहद हाई हों, यानी जो नशे में हों, जो किसी ऐसी मानसिक परिस्थिति से जूझ रहे हों जिनको सोच शराबे में ही सुकून मिले, जिनको अकेलेपन से डर लगे। अब इसके पास मजबूरी थी, इसके पास उतने पैसे थे नहीं, तो इसने फिर इसी ग्रीनवुड शॉपिंग सेंटर में किराए का कमरा लेने का फ़ैसला किया। वक्त गुजरा,
फरवरी साल 2003 आ जाता है। फरवरी साल 2003 में इसने एक संस्था ज्वाइन की जिसका नाम था अर्नेस्ट एंड यंग, यानी ऐसे लोग जिनका कोई नहीं और उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं, जिनका कोई बैकअप नहीं। तो इस संस्था का काम था कि ये मौके देती कमाने का। इस संस्था से जुड़ी, इसमें भी इसने काफ़ी काम किया। तो इस संस्था से जुड़ने की वजह से एक संस्था है जिसका नाम है हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग। हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग से भी इसका जुड़ाव हो गया। और इस संस्था का जो काम था कि अगर आप कहीं रेंट लेके रह रहे हैं, यानी रेंट पे कमरा लेके रह रहे हैं, तो ये आपके रेंट का जो 50% है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, तो 50% ये देगी। यानी अगर 2000 है तो 1000 ये खुद दे देगी, बाकी 1000 आप पे कर देना। अब इस हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग से जब ये जुड़ी तो जुड़ने के बाद जिस कमरे पे ये रहती थी उसका रेंट ये भी देने को तैयार हो गए। साल 2003 से, फरवरी से, ये अपने रूम को शिफ्ट करती है और एक दूसरा रूम लेती है और लेने के बाद उसी रूम में रहने लगी। और रहने के बाद जो 50% भाड़ा है खुद देती, 50% हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग देती। उसके बाद ये होटल में जॉब करती रहती, घर में अकेली रहती तो टीवी वगैरह देखती रहती। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। जो लैंडलॉर्ड था उसको भी कोई मतलब नहीं था, वो भी कभी पूछने नहीं आता, चूँकि 50% ये भेज देती, 50% वो भेज देते कवरिंग वाले। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और लगभग दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर साल 2003। दिसंबर साल 2003 से एक अजीब चीज़ हुई। दरअसल दिसंबर साल 2003 से अचानक से जो ये थे जॉयस कार्ल विंसेंट, ये दिखना बंद हो जाती है। अब जब दिखना बंद होती है तो इत्तेफाक देखिए कि जिस अपार्टमेंट में रह रही थी वहाँ कोई ऐसा था नहीं। सब लोग अपने नशे में मस्त रहते थे, उनको किसी से क्या लेना देना। दिखना बंद हुई। इधर जो मकान मालिक था उसको 50% भाड़ा जो हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग था वहाँ से मिल ही जाता था। बहनों वगैरह ने भी कोई मतलब ज़्यादा रखा नहीं। और धीरे धीरे कई साल गुजर गए। साल 2003 से ये दिखना बंद होती, साल 2004 आ गया, साल 2005 आ गया और साल 2006 लग जाता है। यानी देखें तो 2-2.5 साल गुजर गए। अब इतना वक्त गुजरने के बाद आसपास के लोगों को ना कोई मतलब, ना कोई जानकारी। सब देखते कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, टीवी चल रहा है, टीवी पे न्यूज़ आ रही। बाकी सबको भी लगता कि सबके घर में सो रहे, इसके घर में भी सो रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं, सब अपने में मस्त। लेकिन 2-3 चीज़ें थी जो थोड़ी सी अजीब लगी। पहला जो न्यूज़पेपर आता था, वो न्यूज़पेपर का एक तरह से अंबार लग गया था। कम से कम 25 से 30 न्यूज़पेपर ऐसे थे। कुछ टाइम बाद उसने बंद कर दिया देना, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों तक उसने दिया। और 25, 30, 40 ऐसे न्यूज़पेपर थे जो गेट के बाहर रखे हुए थे और जिसको ना कभी अंदर लेके जाया गया, ना पढ़ा गया। और दूसरा, ये दरवाज़ा बाहर से नहीं अंदर से बंद था। तो ये 2 चीज़ें थोड़ी सी लोगों को अजीब तो लगी, लेकिन किसी को क्या मतलब कि खोज खबर ले। इधर 2.5 साल गुजर गए और जो लैंडलॉर्ड था उसको 50% किराया मिल रहा। तो जब पूरे एक अमाउंट की बात करें तो अगर आज के हिसाब से बात करें 2006 आ गया, तो वहाँ को अगर इंडियन करेंसी में तब्दील करें तो 2,75,000 रुपये लगभग रेंट बाकी हो गया, जो 50% देना था। तो लैंडलॉर्ड को भी लगा कि चलो अब देखते हैं भाई कहाँ है ये लड़की, भाड़ा क्यों नहीं दे रहे। तो लैंडलॉर्ड जो वहाँ के कुछ स्टाफ थे जो उस पूरे अपार्टमेंट की देखभाल कभी कभार करते थे, उनसे कहा कि जाओ देखो कहाँ है ये जो जोएस है। वो लोग घर के सामने आते हैं। आने के बाद अब वो लोग देखते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं। अब वो लगातार खटखटा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, जोएस जोएस पुकार रहे हैं। जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर उन्होंने एक मास्टर की निकाली और तब तक आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई कि क्या मामला है, कौन है जो खोल नहीं रहा। तो इस मास्टर की से जब अंदर के लॉक को खोला गया और जैसे ही अंदर लोग दाखिल हुए तो पहले तो जो कुछ उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद वो लोग शक्ते में आ जाते हैं। चूँकि अंदर एक स्केलेटन और उसके ऊपर सिर्फ स्किन पड़ी थी और वो सोफे पे एक ऐसे एटीट्यूड में बैठी थी कि जैसे अभी बस बोल देगी। यानी ऐसा लगा जैसे कोई मोम का पुतला किसी ने बैठाया। ऐसा भी नहीं कि बॉडी लुढ़की हुई है, ऐसा भी नहीं कि कुछ डिसबैलेंस है। एक हाथ ऐसे सोफे पे, उसके आर्म रेस्ट पे ऐसे था, दूसरा ऐसे टेक पीछे था और बस इत्मीनान से बैठी। अब ये चीज़ जब उन्होंने देखी तो देखने के बाद फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया कि बिल्डिंग है उसके अंदर ऐसे लाश मिली है और ये लाश मिल गई, कंकाल मिल गया, तो जोएस कहाँ है। पुलिस वाले भी भागे भागे पहुँचे। उन्होंने बॉडी कब्जे में ली, बड़ी मुश्किल से सोफे से उसको निकाला। निकालने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी शिनाख्त कैसे हो कि है कौन। पुलिस वाले अब उस पूरे कमरे को, पूरे रूम को बाकायदा चेक करते हैं। तो उसमें कुछ क्रिसमस के कार्ड मिलते हैं, कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं, तमाम और चीज़ें मिलती हैं।
टीवी लगातार चल रही थी, उस पर बीबीसी की जो न्यूज़ है वो लगातार चल रही थी। तमाम चीज़ें होने के बाद जब पुलिस वालों ने कमरे को चेक किया तो वहाँ पे एक डेंटल किट मिलता है, एक डेंटल रिपोर्ट थी जिसमें एक दांत का सैंपल भी था। उस डेंटल रिपोर्ट पे जो नाम लिखा था, यानी जो पेशेंट था उसका नाम था जोयस कार्ल विंसेंट, यानी ये जोयस का ही था। तो फिर उस दांत के डीएनए से इस कंकाल के डीएनए को मैच कराने का फैसला किया गया और अंत में जब डीएनए मैच कराया गया तो पता चला ये कंकाल किसी और का नहीं, जोयस का ही है। अब ये चीज़ जब पता चला तो फिर दो सवाल कि जोयस की मौत कब हुई और हुई कैसे। कहीं किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया, कहीं कोई और तरीका तो नहीं था, किसी ने जहर तो नहीं दे दिया। तो जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम होने के बाद जब बॉडी के बारे में एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी तो पता चला कि ये लाश दिसंबर साल 2003 से इसी कमरे पे इसी हालत में है। और जो मौत की वजह निकल के सामने आई वो कोई स्पष्ट नहीं थी, लेकिन 2-3 मोटा मोटी वजह जो दी, चूँकि अंदर के ऑर्गन्स भी गायब थे, सड़ चुके थे, ख़त्म थे। तो जो वजह दी वही थी कि या तो अस्थमा का अटैक आया होगा, चूँकि जोयस को अस्थमा था, या फिर जोयस को हार्ट अटैक आया होगा, या फिर कोई और बात। लेकिन इसके बावजूद अब ये केस पूरे लंदन में चर्चित हो गया कि इस तरह से एक लड़की 2 सालों से 2.5 सालों से सोफे पे चिपकी मिली। मीडिया की काफ़ी कवरेज हुई, पुलिस वालों के भी पसीने छूट रहे थे कि कुछ तो वजह निकाल के केस क्लोज करो। तो फिर जांच पड़ताल हुई और पता चला कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था। अब बॉयफ्रेंड था, जब ये बात पता चली तो फिर उसके बारे में पता किया गया, लेकिन पुलिस वालों ने काफ़ी जांच पड़ताल की, काफ़ी तफ्तीश की, लेकिन इत्तेफाक से कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चल सके कि इसका बॉयफ्रेंड है कौन। जो ग्रीटिंग कार्ड्स भी रखे थे उस पर किसी का नाम, किसी का कोई एड्रेस नहीं था, और ना ही कहीं से मर्डर के कोई सबूत मिले। यानी जो जोयस थी सोफे पे बैठे बैठे टीवी देख रही थी, देखने के बाद उसको हार्ट अटैक आया या फिर जो अस्थमा का अटैक है वो आया, पंप शायद इनहेल हो नहीं पाया और अंत में जोयस की मौत हो गई। और इत्तेफाक देखिए कि जोयस की मौत साल 2003 में दिसंबर महीने में हुई, 2006 और 25 जनवरी को ये सारा खोला गया कमरा। तो 2003 से 2006 अगर 2 साल भी जोड़े, जनवरी दिसंबर का आंकड़ा हटा दें, तो 2 सालों तक ना जोयस के किसी पेरेंट्स ने, ना ही बहनों ने खबर लेने की सोची, ना ही आसपास के जो लोग रहते थे रूम के जस्ट बगल, उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि जोयस आखिर है कहाँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। ना ही जो न्यूज़पेपर वाला था उसने न्यूज़ देने के बाद ये चेक करने का फैसला किया कि कहाँ है, और लैंडलॉर्ड ने भी फैसला किया। तो 2 साल 2.5 साल बाद। तो आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में, पहले ऐसा था कि किसी के घर कोई रिश्तेदार आता था तो उसके बारे में भी लोग खबर रखते थे कि किसी के घर में क्या सुख है, क्या दुख है, किसकी बेटी की शादी कब है। गांव में तो आजकल, मेरे गांव में तो अक्सर होता है कि अब अगली साल किसी की लड़की की शादी है तो हमें आज से ही पता है कि वो शादी फिक्स हो गई और उस शादी में रहना है। लेकिन शहरों का कल्चर और रिश्तेदारों का कल्चर आजकल ऐसा बदल गया है कि दिसंबर में शादी होती है तो नवंबर को पता चलता है कि हाँ, मामा के लड़के की दिसंबर में अगले महीने में शादी है, और अगर फ्री हो जाऊंगा तो चलूंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और एक टाइम ऐसा था कि 4-4, 6-6 दिन पहले तो मैं खुद जाता था। तो बड़ी अफसोसनाक ये कहानी थी, और इस कहानी ने जब लोगों का रुख किया और लोगों तक ये कहानी पहुंची तो फिर न जाने कितनी इस पे सीरियल्स बने। एक तो हॉलीवुड की फिल्म भी बनी थी, नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन एक फ़िल्म बनी थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी। डिस्कवरी चैनल पे भी बाकायदा इसको दिखाया गया, मीडिया वालों ने बढ़ चढ़ के इसको दिखाया, एक मैसेज देने की लगातार कोशिश की गई। लेकिन 5 दिन बाद हेडलाइन बदली, न्यूज़ बदला, अलग अलग घटनाएं हुई, न जाने कितनी घटनाओं के पीछे इस घटना को दबा दिया गया। और ऐसी खबर अपने हिंदुस्तान में भी आने लगी। सबसे अफसोसनाक चीज़ है, एक महिला सोफे पे मरी पड़ी रही और कई महीनों बाद उसके परिवार वालों को खबर लगी कि महिला मर चुकी है। 1-2 बहनों की भी खबर आई थी बीच में। तो ऐसे तमाम चीज़ें जब आती हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि बाहर हो तो वहाँ का तो नहीं पता, लेकिन अपने हिंदुस्तान का ऐसा कल्चर नहीं था। लेकिन अफसोसनाक है कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी खबरें अब आने लगी हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना सा है कि आप अपने सगे संबंधियों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि संबंध नहीं, रिश्ते नहीं तो फिर पैसे, तमाम चीज़ों का बहुत मतलब नहीं। मतलब तो है लेकिन बहुत नहीं है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है कहानी से आपने कुछ सीखा ज़रूर होगा। और साथ ही ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।